नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी इंडिया पीपल एंड इकॉनमी बुक के चैप्टर 9 की। और यह चैप्टर है ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सेलेक्टिव इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। तो भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में कुछ चयनित मुद्दे और समस्याओं के बारे में बात करेंगे और इसमें जो सब टॉपिक्स हैं उनके बारे में देखते हैं। तो ये है पहला पर्यावरण प्रदूषण, दूसरा है टाइप्स एंड सोर्सेज ऑफ प्रदूषण कि प्रदूषण कितने प्रकार के हैं और उनके प्रमुख सोर्स क्या होते हैं। तीसरा इसमें है अर्बन वेस्ट डिस्पोजल, जो नगरीय क्षेत्रों से जो वेस्ट की समस्या उभर के आती है, सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन की। ये बहुत ही बड़ी समस्या है वर्तमान के समय में। रूरल अर्बन माइग्रेशन, ग्रामीण से शहर में नगर में जो प्रवास की समस्या होती है और प्रवास से जो उत्पन्न अन्य सारी समस्याएं हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद इसी से जुड़ा हुआ एक प्रॉब्लम ऑफ स्लम्स या मलिन बस्तियों की जो समस्या है उस पर डिस्कस करेंगे। और लैंड डिग्रेडेशन की बात करेंगे, जो भूमि निम्नीकरण होता है उसके कारण क्या हैं और उसके प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। और इन सबके जैसे अर्बन वेस्ट, रूरल अर्बन माइग्रेशन, स्लम की प्रॉब्लम और लैंड डिग्रेडेशन के बारे में एक केस स्टडीज के रूप में समझेंगे इसको। तो केस स्टडीज डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स की भी हैं, तो वो इससे जुड़ी हुई हैं और उनको उदाहरण के लिए एक इंटीग्रेटेड स्टडी के लिए यूज किया जा सकता है, क्योंकि ये सारी समस्याओं को जब हम केस स्टडी के माध्यम से समझते हैं तो ये और ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। तो जो इसमें सबसे पहला टॉपिक है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन या पर्यावरणीय प्रदूषण। तो बेसिकली पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं, जो प्रदूषक होते हैं, वो किसी न किसी रूप में, किसी तत्व के रूप में अथवा ऊर्जा के रूप में ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा जनित होते हैं। और इन प्रदूषकों की खासियत ये होती है कि वो चाहे जिस भी स्रोत में मिलते हैं उनका संतुलन बिगड़ जाता है। तो प्रदूषकों की उपस्थिति से पहले हर वस्तु का, हर पदार्थ का एक निश्चित संतुलन होता है और यह संतुलन बिगड़ता है प्रदूषकों के मिल जाने के कारण। तो उस कारण उस पूरे बॉडी या उस पूरे सिस्टम के फंक्शन में परिवर्तन आ जाता है। और जो भी साधन होते हैं जो इन प्रदूषकों को एक जगह से दूसरे जगह परिवहित करते हैं, डिफ्यूज करते हैं, उन साधनों के आधार पे प्रदूषण के कई रूप हो सकते हैं। और इनको क्लासिफाई जब हम करते हैं तो सबसे पहला आता है एयर पोल्यूशन, यानी जो भी एयर हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में है, हमारे आसपास है, उस एयर के जो बेसिक कंपोनेंट है वो चेंज हो जाते हैं पॉल्यूटेंट्स के मिक्सिंग के कारण। और दूसरा इसमें है वाटर पोल्यूशन। तो जल का भी एक निश्चित कंपोनेंट होता है और उसमें कुछ पदार्थों का मिश्रण होता है, लेकिन यह मिश्रण प्रदूषकों के कारण इस तरह से परिवर्तित होता है कि वो मानवीय समुदाय और जैविक समुदाय को नुकसानदेह हो। इसी तरह से भूमि का प्रदूषण, जिसको जनरली भूमि निम्नीकरण के नाम से संबोधित किया जाता है। तो भूमि निम्नीकरण में जो भूमि की क्वालिटी है, जो उसकी गुणवत्ता है, उसमें कमी आ जाती है। और नेक्स्ट जो है वो नॉइज पोल्यूशन या ध्वनि प्रदूषण। तो ये कुछ ऐसे प्रदूषण के प्रकार हैं, इनके विभाजन का आधार इनके परिवहन करने वाले माध्यमों के आधार पे है। तो इस पर्यावरण प्रदूषण को इस टेबल की सहायता से समझते हैं। तो जो सबसे पहला प्रदूषण है एयर पोल्यूशन या वायु प्रदूषण। तो इस प्रदूषण का जो पॉल्यूटेंट्स हैं या जो प्रदूषक हैं, उन प्रदूषकों में सल्फर के ऑक्साइड हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोकार्बन्स है, अमोनिया है, सीसा है, एल्डहाइड्स है, एस्बेस्टस है और बेरिलियम है। तो ये सारे पॉल्यूटेंट हैं जो हमारे एयर में मिल के ये मानवीय समाज को और जैविक समुदाय को नुकसान करते हैं। और इनके सोर्सेज की जब हम बात करते हैं तो सोर्सेज में सबसे जो प्रमुख सोर्स है वो है कंबस्टन ऑफ कोल, पेट्रोल एंड डीजल। तो ये जो जैविक या हाइड्रोकार्बन वाले ईंधन है, यानी कोयला, पेट्रोल और डीजल, जब इनको जलाया जाता है तो इनके बहुत सारे अवशेष जाके वायुमंडल में मिल जाते हैं और ये अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। इसी तरह से जो औद्योगिक प्रोसेस हैं उनके द्वारा भी बहुत सारे प्रदूषक निर्गत किए जाते हैं। साथ ही साथ जो सॉलिड वेस्ट का डिस्पोजल है, जैसे हम देख सकते हैं कि जहाँ भी कूड़ा कचरे के ढेर होता है वहाँ पे तरह तरह की दुर्गंध आती रहती है। और सीवेज का जो डिस्पोजल है, ये सारे वायु प्रदूषण के स्रोत हैं। अब हम दूसरे प्रदूषण की जब बात करते हैं वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन का जो पॉल्यूटेंट्स हैं, इसमें जल की गंध, इसमें जो डिसॉल्व और सस्पेंडेड सॉलिड होते हैं, जो घुले हुए होते हैं, कुछ उसमें मिक्स होते हैं। साथ ही साथ अमोनिया और यूरिया, नाइट्रेट्स, क्लोराइड, फ्लोराइड, कार्बोनेट्स, ऑयल, ग्रीस, ये तमाम चीजें हैं जो जल में उत्सर्जित होती हैं और जल के प्रदूषण को बढ़ा देती हैं। इसमें जो कोलीफॉर्म है, बैक्टीरियल काउंट, सल्फेट, टेनिन,
पेस्टिसाइड्स के अवशेष, इसी तरह से पारा, आर्सेनिक, आयरन, ये सारे कंटेंट हैं हमारे जल प्रदूषण के। इनके जो पार्टिकल्स हैं वो जल में मिल जाते हैं और अल्टीमेटली इनका बहुत ही ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट होता है। इनके जो सोर्सेज हैं, उस सोर्सेज में सीवेज का डिस्पोजल, वो भी स्पेशली अनट्रीटेड डिस्पोजल, इसके साथ ही साथ जो नगरीय क्षेत्रों का रन ऑफ वाटर है, जो भी जहरीले पदार्थ हैं उद्योग धंधों से जो निःसृत होते हैं, और उनके साथ साथ जो न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो पदार्थ पानी में मिलाए जाते हैं, तो ये स्रोत हैं हमारे वाटर पोल्यूशन के। अब इसमें जो तीसरा पोल्यूशन का प्रकार है वो है हमारा लैंड पोल्यूशन, या इसको भूमि निम्नीकरण भी कहते हैं। तो इसमें जो भी मनुष्य और एनिमल के एक्सक्रेटा से निकले हुए वायरस होते हैं, गार्बेज से निकले हुए बैक्टीरिया के साथ पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स के जो रिमेन्स हैं, फ्लोराइड, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ये सारे जब भूमि में मिलते हैं तो भूमि की क्वालिटी में काफी कमी आती है। और इनके जो स्रोत हैं, इम्प्रॉपर ह्यूमन एक्टिविटी, डिस्पोजल ऑफ अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट, उद्योग धंधों से जो भी प्रदूषक निकल रहे हैं एज इट इज उनको जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। साथ ही साथ जो कृषि कार्यों में उर्वरकों का और कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, तो ये कीटनाशक जल में प्रवाहित होते हैं और जल के संतुलन को बिगाड़ देते हैं, जिनका अल्टीमेट बैड इम्पैक्ट हमारे सोसाइटी पे और अन्य जीव जंतुओं पे पड़ता है। अब इसमें जो चौथा प्रकार है नॉइज प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण, और यह ध्वनि प्रदूषण टॉलरेंस के लेवल से या सहनशीलता के लेवल से ये अधिक हो जाता है, तो उसको हम प्रदूषण के स्रोत में रखते हैं। और यह पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे तेज आवाज को बियर कर लेते हैं, लेकिन ये सामान्यतया ऐसा लेवल होता है जो मनुष्य के बियर करने से ऊपर का हो, या इसमें बियर करने पे कष्ट होता है। तो इसके जो स्रोत है, एयरक्राफ्ट्स हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ट्रेन के हॉर्न है, इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग और एडवर्टाइजिंग मीडिया, और इसी में हम सम्मिलित कर सकते हैं लाउड स्पीकरों को। तो जब बात करते हैं हम टॉलरेंस लेवल की, तो WHO इसको 3 तरह से रखता है। तो 65 डेसिबल से ऊपर नॉइज पोल्यूशन, 75 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि ये नुकसानदेह होगी, और 120 डेसिबल से ऊपर ध्वनि ये इसको पेनफुल में रखा हुआ है, ये बहुत ही ज्यादा कष्टकारी है। तो WHO की बात अगर मानी जाए तो 65 डेसिबल से ऊपर का नॉइज ये ध्वनि प्रदूषण के रेंज में आता है। और इसमें सबसे पहले प्रदूषक जल प्रदूषण की बात करते हैं। तो जल प्रदूषण में जो इनडिस्क्रिमिनेट यूज हुआ है जल का, और उस यूज का कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या, और दूसरा कारण है इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, यानी जनसंख्या बढ़ी तो उद्योगों की संख्या भी बढ़ी, और इसके कारण जो जल का प्रयोग है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ा। इन दोनों कारकों के कारण जल की गुणवत्ता में काफी ज्यादा ह्रास हुआ और जल हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो गया। तो ऐसा नहीं कि जो भी जल पहले से अवेलेबल था वो प्योर ही हो, बहुत सारा जो सरफेस वाटर का स्रोत है, जैसे नहरें हैं, नदियां हैं, झील हैं, ये सारे एकदम प्योर नहीं हुआ करते थे, लेकिन इसमें बहुत ही कम अमाउंट में जो घुले हुए पदार्थ हैं या जो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक पदार्थ होते थे ये पाए जाते थे। लेकिन जब इन पदार्थों का घनत्व तो बहुत ज्यादा बढ़ गया और ये हमारे लिए अनफिट हो गए कि हम इसको यूज कर सकें, तो इस स्थिति को जल प्रदूषण की संज्ञा दी गई है। अब इस जल प्रदूषण में मानवीय कारक भी हैं, भौतिक कारक भी हैं। तो भौतिक कारकों को जब हम देखते हैं तो जैसे अपरदन के कारण बहुत सारे पदार्थ जल में आते हैं, लैंडस्लाइड है, जो वनस्पति और जीवों का क्षय होता है उनके कारण बहुत सारे पदार्थ पानी में घुल जाते हैं। लेकिन ये प्राकृतिक स्रोत जल की जो स्वतः गुणवत्ता सुधारने की प्रवृत्ति होती है उसके कारण इनमें कमी आ जाती है और एक समय के बाद पानी फिर से स्वच्छ हो जाता है। लेकिन जो ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण जो प्रदूषक हैं ये बहुत ही ज्यादा कंसर्न के इश्यूज हैं। ये कंसर्न के इश्यूज क्यों हैं? क्योंकि जो प्राकृतिक तत्व होते हैं वो जल की स्वतः शुद्ध करने की क्षमता के द्वारा शुद्ध होते रहते हैं और जल अपने आप को शुद्ध करता रहता है। लेकिन जो मनुष्य के द्वारा उत्सर्जित जो रसायन हैं वो बहुत लंबे समय तक पानी में रहते हैं और इनका स्वास्थ्य पे बहुत ही ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं वो किस तरह से प्रभावित करते हैं? तो ह्यूमन एक्टिविटीज के बेसिकली 3 वर्ग रखे जाते हैं। पहला वर्ग इस ह्यूमन एक्टिविटी में औद्योगिक क्रियाकलाप, दूसरा कृषि क्रियाकलाप और तीसरा सांस्कृतिक क्रियाकलाप। तो औद्योगिक क्रियाकलाप, कृषि क्रियाकलाप और सांस्कृतिक क्रियाकलापों से मनुष्य जल को प्रदूषित करता है। जब हम पहले कारक या उद्योगों की बात करते हैं तो इसमें उद्योगों से निकलने वाले बहुत सारी जो जहरीली गैसें होती हैं, पोल्यूटेड वाटर होता है, रासायनिक अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, साथ ही साथ बहुत सारे हैवी मेटल्स होते हैं, डस्ट होता है, स्मोक होता है। तो इन सब कारणों से जल बहुत ही ज्यादा प्रदूषित हो जाता है। और जितने भी उद्योग धंधे नदियों के किनारे लगे हुए हैं उनके कारण नदियां बहुत ही ज्यादा प्रदूषित हुई हैं।
और जैसे हम पढ़ चुके हैं कि भारत का एक औद्योगिक कंसंट्रेशन छोटा नागपुर पठार है, तो छोटा नागपुर पठार पे जो दामोदर नदी बहती है, दामोदर नदी का जैविक समुदाय ऑलमोस्ट खत्म हो गया है और उसको बायोलॉजिकल डेजर्ट की संज्ञा दी जाती है। तो जो भी इंडस्ट्रीज हैं जैसे लेदर इंडस्ट्री, पल्प और पेपर, टेक्सटाइल, केमिकल्स, ये सारे नदियों में जल प्रदूषण के बहुत ही ज्यादा स्रोत हैं। जब दूसरे क्रियाकलाप या कृषि की बात करते हैं तो कृषि क्रियाकलाप में जो बहुत सारे यूज किए जाते हैं रासायनिक उर्वरक, पेस्टिसाइड्स, तो ये उर्वरक मुख्यतः सिंचाई के साथ यूज किए जाते हैं। तो सिंचाई के साथ यूज करने पे जो सतही जल है उसको भी प्रदूषित करते हैं और साथ ही साथ इन्फिल्ट्रेट होकर नीचे जाते हैं और जो भूमिगत जल पाया जाता है भूमिगत जल को भी प्रदूषित कर देते हैं। और इन्फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को हमने समझा था कि जैसे ये कोई ऊपर में खेत है तो जो भी मिट्टी होती है, मिट्टी में छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं और इन रंध्रों से होकर जल नीचे आता है, तो ये पेस्टिसाइड और केमिकल ग्राउंड वाटर टेबल तक पहुंच जाते हैं। इसी तरह से जो हमारा तीसरा कंपोनेंट है कल्चरल एक्टिविटीज, तो कल्चरल एक्टिविटीज में जैसे धार्मिक मेले हुए, पर्यटन हुआ, इन सब के कारण वाटर पॉल्यूशन होता है। और जिन नदियों का धार्मिक महत्व जितना है उतने ही उसमें प्रदूषण की मात्रा अधिक है। तो भारत के संदर्भ में हम देख सकते हैं कि सरफेस वाटर है वो बहुत ही ज्यादा कंटामिनेटेड या प्रदूषित है और वो लगभग हमारे प्रयोग के लिए अनुपयुक्त है। और जब हम प्रदूषित जल का प्रयोग करते हैं तो उसके कारण बहुत सी बीमारियां जनरेट होती हैं और इन बीमारियों में जैसे डायरिया, आंत के कृमि, हेपेटाइटिस, ये सब मुख्य बीमारियां हैं। इन बीमारियों के ही रिकॉर्ड में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या WHO का अनुमान है कि भारत में जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं, जो संक्रामक बीमारियां हैं, इन बीमारियों में से लगभग 1/4 बीमारियां गंदे जल के सेवन से होती हैं। और भारत में यदि हम नगरों की स्थिति देखते हैं तो मैक्सिमम नगर बड़ी बड़ी नदियों के किनारे हैं और जैसे भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है, तो गंगा नदी के तट पे बहुत सारे औद्योगिक केंद्र बसे हुए हैं और बहुत एक हैवी पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है। तो गंगा रिवर बेसिन में चूंकि पॉपुलेशन का घनत्व तो बहुत ही अधिक है, तो इसलिए ये प्रदूषण और ज्यादा कंसर्न हो जाता है। और गंगा को हम जब देखते हैं प्रदूषण की कैटेगरी में तो बेसिकली उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल, इन तीनों ही प्रदेशों में यानी मध्य गंगा मैदान और लोअर गंगा मैदान, इसमें प्रदूषण की मात्रा बहुत अधिक है। और जो सबसे प्रदूषित स्ट्रेच है वो कहाँ है? कानपुर के आगे, इसी तरह से वाराणसी के आगे और फरक्का बैराज, ये 3 पॉइंट हैं जो सबसे ज्यादा जल प्रदूषण के। और इनका जो पोल्यूशन का नेचर है यानी पॉल्यूटेंट्स कहाँ कहाँ से पहुंचते हैं, तो सबसे पहले कानपुर के उद्योगों के साथ साथ जो और भी नगर गंगा नदी के किनारे हैं उनका जो भी सीवेज का डिस्पोजल है वो गंगा नदी में होता है। और इसका तीसरा कारण है कि इन नदियों में सौदाह किया जाता है। तो बेसिकली जो मेन पॉल्यूटर्स हैं वो हैं कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, कोलकाता, ये सारे डोमेस्टिक वेस्ट और इंडस्ट्रियल वेस्ट को रिलीज करते हैं गंगा नदी में। तो ये गंगा नदी में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। इसी तरह से जब यमुना नदी की बात करते हैं तो यमुना नदी दिल्ली और उत्तर प्रदेश में जो इसका स्ट्रेच है वो बहुत ही ज्यादा पोल्यूटेड है और दिल्ली के बाद तो ये दिल्ली में नाले के रूप में तब्दील हो गई है। तो दिल्ली से कॉन्फ्लुएंस विद चंबल तक, चंबल नदी तक, ये काफी ज्यादा पोल्यूटेड है और मथुरा और आगरा में भी बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है। इसके प्रदूषण का जो सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पे इसका जल हरियाणा और पंजाब में सिंचाई के लिए यूज कर लिया जाता है और साथ ही साथ जो इसका एग्रीकल्चरल रन ऑफ है उसमें बहुत सारे केमिकल इस नदी में प्रवाहित होते हैं। और औद्योगिक अपशिष्ट हैं, जो घरेलू अपशिष्ट हैं दिल्ली के, आगरा के, मथुरा के, ये सब इस नदी में प्रवाहित होते हैं। इसके कारण यमुना नदी बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है और दिल्ली का लगभग पूरा कचरा यमुना नदी में प्रवाहित होता है। तो ये कारण है हमारी नदियों के प्रमुख प्रदूषण के। तो ये बेसिकली 2 नदियों के उदाहरण से इसको हम लोग क्लियर करते हैं। इन नदियों के ये प्रदूषक धीरे धीरे जो मनुष्य की खाद्य श्रृंखला है उसमें एंटर कर जा रहे हैं और मानवीय बॉडी में इन केमिकल्स का परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन या जैव आवर्धन। ये एक अलग तरीके की समस्या के रूप में हमारे सामने उभर के आ रहा है। अब गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने के लिए भारत सरकार के द्वारा नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा प्रारंभ किया गया और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा में जो इसका फ्लैगशिप प्रोग्राम है इसको हम लोग नमामि गंगे प्रोग्राम के नाम से जानते हैं और यह स्टार्ट किया गया 2014 में। यह प्रोग्राम नेशनल गंगा काउंसिल के द्वारा चलाया जाता है जिसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसके जो प्रमुख उद्देश्य थे उस उद्देश्य की बात करते हैं तो सबसे पहला उद्देश्य है सीवरेज ट्रीटमेंट सिस्टम। जो भी हमारे टाउन्स हैं गंगा नदी के किनारे
वहां का जो सीवेज का जल है उसको ट्रीटमेंट किया जाए। दूसरा इसमें है मॉनिटरिंग द इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट, जो औद्योगिक प्रतिष्ठानों से निकलने वाले इफ्लुएंट हैं, जो उत्सर्जित पदार्थ हैं, उनकी मॉनिटरिंग की जाए। जो इसमें तीसरा है वो रिवर फ्रंट का डेवलपमेंट किया जाए। चौथा इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है अफॉरेस्टेशन अलोंग द बैंक टू इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी, तो नदियों के किनारे वृक्षारोपण और वनारोपण को प्रोत्साहित करना है। और जो इसमें पांचवा है वो है रिवर का सरफेस, इसको क्लीन करना। छठा ऑब्जेक्टिव है गंगा नदी जिन जिन राज्यों से प्रवाहित होती है उन सभी राज्यों में गंगा ग्राम को विकसित करना है। तो ये बेसिकली उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल में डेवलप करना है। इन गंगा ग्रामों की संख्या लगभग 1649 है और ये इन पांचों राज्यों में डेवलप किए जाएंगे। इन ग्रामों में जो ओपन डिफिकेशन फ्री, जो खुले में शौच की क्रिया है, इसको रोकना है। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रमोट करना है, साथ ही साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी या इन गांवों में, और इनके साथ साथ जन जागरूकता है उसको प्रमोट करना है। तो इस तरह से ये गंगा ग्राम गंगा नदी के पुनरुत्थान में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे। और जो इसका लास्ट ऑब्जेक्टिव है ये क्रिएटिव पब्लिक अवेयरनेस। तो अवेयरनेस बढ़ने से क्या होगा कि जो रिचुअल्स या ऐसे माध्यमों से जो प्रदूषण गंगा नदी में फैलता है उस पर रोक लगाई जा सके। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव थे नमामि गंगा प्रोजेक्ट के। अब इसमें दूसरे प्रकार का प्रदूषण, वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण में जो प्रदूषक होते हैं जैसे डस्ट है, धुआं है, गैस है, फाग है और वाटर वेपर है, तो ये सारे प्रदूषक के रूप में प्रयोग होते हैं। और इन प्रदूषकों का जो प्रभाव होता है वो मानवीय समुदाय के लिए और जैविक समुदाय के लिए नकारात्मक रूप से होता है। लेकिन जो इसमें सबसे प्रमुख स्रोत है वो है जैविक ईंधन का प्रज्वलन, खनन की क्रिया। और खनन क्रिया से जो इंडस्ट्रीज से निकलने वाले धुएं होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के रासायनिक फ्यूम्स होते हैं, वो सबसे बड़े प्रदूषकों के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में जो गैसेज निकल के आती हैं, सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोकार्बन, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और मोनोऑक्साइड के साथ लेड और एस्बेस्टस, इन प्रदूषकों के कारण मनुष्य को श्वसन तंत्र की समस्याएं, सर्कुलेटरी तंत्र की समस्याएं, तंत्रिका तंत्र की समस्याएं भी जनरेट होती हैं। और मुख्यतया नगरीय केंद्रों पे जहां स्मोक और फॉग ये दोनों मिलते हैं, इसको कहा जाता है स्मोक। और ये स्मोक बहुत ही ज्यादा दम घोंटू होते हैं। तो ये इमेज हम देख सकते हैं, ये जो भूरे रंग का बादल जैसा ये पोल्यूटेंट्स हैं, और ये पोल्यूटेंट्स हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के रूप में काम करते हैं जिनके ऊपर नमी संघनित होती है। तो इस तरह से ये स्मोक बनते हैं। और एयर पोल्यूशन का ही एक दूसरा नुकसानदेह इफेक्ट ये है अम्ल वर्षा या एसिड रेन। जो एसिड रेन का प्रमुख कारण है वो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का वायुमंडल में निर्माण है। और यह बेसिकली सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण निर्माण होता है। इससे जो जल की पीएच वैल्यू है वो पीएच वैल्यू कम हो जाती है। इसके बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, जैसे मानवीय स्वास्थ्य में रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारियां हो सकती हैं और साथ ही साथ पेयजल की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। और इस एसिड रेन के कारण जो प्राचीन स्मारक होते हैं उनका कोरोजन होता है, ये केमिकल वेदरिंग में हमने पढ़ा था। इसी तरह से जो पादप समुदाय है तो पेड़ काफी कमजोर हो जाते हैं। अब ये एक पेपर कटिंग छपी हुई है इसमें, तो जो भी पॉल्यूशन साइट्स हैं ये हर साल परिवर्तित होते रहते हैं। और भारत के 6 शहर वर्ल्ड के सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटीज में सम्मिलित किए गए हैं। WHO की जो रिपोर्ट है वो कहती है कि एयर पोल्यूशन बिगेस्ट किलर इन साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन वर्क के कारण एयर पोल्यूशन बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन में है। प्रदूषण में ही जो तीसरा प्रकार है वो है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण ऐसी स्थिति को प्रदर्शित करता है जिसमें विभिन्न स्रोतों से प्राप्त ध्वनि अनबियरेबल और अनकंफर्टेबल हो जाए, यानी जिसको सहन न किया जा सके या सहन करने में बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़े। तो ये बहुत सारे स्रोतों से उत्सर्जित होती है। और इसमें बेसिकली फैक्ट्रीज है, मैकेनाइज्ड कंस्ट्रक्शन वर्क है, ध्वंस करने का वर्क है, डिमोलिशन वर्क, ऑटोमोबाइल्स हैं और हवाई यातायात के साधन हैं। तो ये सब स्रोत हैं जिनसे ध्वनि प्रदूषण फैलता है। अब ध्वनि प्रदूषण का जो स्तर होता है उसको नापा जाता है डेसिबल में, और यह डेसिबल लॉग यूनिट होती है, यानी हर लेवल पिछले स्तर से 10 गुना बढ़ता चला जाता है। जैसे जो 10 डेसिबल का शोर है उसकी तुलना में 20 डेसिबल का शोर 10 गुना ज्यादा प्रभावी होता है। तो बेसिकली ये ध्वनि ऊर्जा को नापने का एक यूनिट होता है डेसिबल। ध्वनि को 2 रूपों में हम देखते हैं, एक होता है इसका एम्पलीट्यूड या जिसको आयाम कहते हैं,
और दूसरा होता है इसकी फ्रीक्वेंसी, जिसको पिच कहा जाता है। तो एम्पलीट्यूड या आयाम या इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो मेजर की जाती है डेसिबल में, और जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो पिच होती है, ये मेजर की जाती है हर्ट्ज में। तो बेसिकली जो ध्वनि की तीव्रता होती है जिसको हम प्रदूषण में इंक्लूड करते हैं वो मेजर की जाती है डेसिबल में। और ये जितने भी स्रोत हमने देखा कि फैक्ट्रीज हैं, मशीन्स हैं, कंस्ट्रक्शन है, ऑटोमोबाइल का सेक्टर है, इन सब में जो ऑटोमोबाइल का सेक्टर है वो सबसे ज्यादा प्रभावी होता है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस चलता रहता है और ये शहर के घने बसा वाले क्षेत्रों में भी अवस्थित होता है। और स्थलीय भाग पे ध्वनि प्रदूषण बढ़ने के साथ साथ वर्तमान की कुछ स्टडीज ऐसी आई हैं जिनसे पता चला है कि सी एरिया में भी ट्रैफिक के कारण वहां पे प्रदूषण बढ़ा है। और ये एक रिपोर्ट आई है कि 10 टाइम्स प्रदूषण बढ़ा है 40 सालों में। तो इसमें कुछ वैज्ञानिकों ने यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी के कुछ डाटा का अध्ययन किया और ये कंक्लूड किया है कि 1960 के लेवल से ये लगभग 10 से 12 गुना की वृद्धि हुई है सागरीय क्षेत्रों में। और इसका मुख्य कारण सागरीय क्षेत्रों में जल परिवहन है। तो ये जो ध्वनि प्रदूषण है ये बेसिकली लोकेशन स्पेसिफिक होता है, यानी कुछ ही क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां से अत्यधिक तेज ध्वनि निकलती है। जैसे उदाहरण के लिए अगर सागर की बात करते हैं तो जो हार्बर के क्षेत्र होते हैं, जमीन पे बात करें तो ये इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र होते हैं, एयरपोर्ट्स होते हैं। तो ये कुछ लोकेशन स्पेसिफिक है और विशेषकर नगरीय क्षेत्रों में जहाँ परिवहन की मात्रा बहुत अधिक है वहाँ पे ये ध्वनि प्रदूषण बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह है। तो जहाँ नगरों में बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक होता है, इंडस्ट्रीज होती हैं, वहाँ पे ध्वनि प्रदूषण बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्थिति में है। अब इसी में जो चौथा प्रकार का प्रदूषण है वो है अर्बन वेस्ट डिस्पोजल या नगरीय अपशिष्ट प्रदूषण। तो ये नगरीय अपशिष्ट का जो प्रदूषण है वो विशेषकर ऐसे क्षेत्रों में होता है जहाँ पे बहुत भीड़ वाले क्षेत्र हों, जहाँ पे कंजेशन हो, जो नगरीय सुविधाएं होती हैं लगभग उनका अभाव होता है। तो इस तरह की सिचुएशन में जैसे पुअर सैनिटरी कंडीशन हो, गंदी हवा हो, और वर्तमान में भारत के नगरों में एक बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि शहरी क्षेत्रों से बहुत ही ज्यादा अपशिष्ट प्रदूषण प्रतिदिन निकलता रहता है। इन प्रदूषकों में बहुत सारे धातुओं के बने पदार्थ, बहुत सारे ब्रोकन जो ग्लासवेयर्स होते हैं, प्लास्टिक के कंटेनर हैं, पॉलीथीन बैग है, फ्लॉपी सीडी, बहुत सारे डंप जो पदार्थ होते हैं, इनको अर्बन वेस्ट पोल्यूशन में हम लोग सम्मिलित करते हैं। तो ये देख सकते हैं एक डंप साइट का ये इमेज है। इस पे बहुत ज़्यादा पॉलीथीन और जो सॉलिड वेस्ट के मटेरियल हैं ये फैले हुए हैं। और इन सॉलिड वेस्ट को बेसिकली दो रूपों में हम रख सकते हैं। एक होता है हमारा हाउस होल्ड या डोमेस्टिक इस्टेब्लिशमेंट से जो निकलता है, जो घरेलू पदार्थों से निकलता है, और दूसरा होता है जो औद्योगिक या व्यापारिक प्रतिष्ठानों द्वारा उत्पन्न कचरा होता है। तो इस कचरे के आकलन में एक एनजीओ है CDD, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन डेब्रिस करके इसका पूरा नाम है, और इसका हेडक्वार्टर है बंगलोर में। तो इसके अनुमान के अनुसार जो भारत का प्रमुखतया कचरा है ये ग्रीन कलर का है। ये बेसिकली ये जैविक रूप से विखंडनीय कचरा है, और इस कचरे में बचा खुचा खाना, जो गार्डन के जो ट्रिमिंग किए हुए पदार्थ हैं, जो बाग बगीचों की सफाई से निकलते हैं, और भी जो बायोडिग्रेडेबल हैं जिनको बैक्टीरिया से डिकम्पोज किया जा सकता है, ये पूरे कचड़े का लगभग 45% 35% एरिया है वो है ड्राई कचरा, और इसमें जो 20% एरिया है वो सिल्ट है या बिल्डिंग मटेरियल के जो पदार्थ निकलते हैं वो सब है। तो ये एक डोमेस्टिक कंपोजिशन का नेचर है अकॉर्डिंग टू CDD एनजीओ के। ये जो ठोस अपशिष्ट प्रदूषक होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा दुर्गंध होती है, और जो मच्छर और भांति भांति के कीड़े मकोड़े होते हैं वो रोगों के वाहक होते हैं। और इन रोगों में जैसे टाइफाइड है, डिप्थीरिया है, डायरिया है, मलेरिया है, हैजा है, इस तरह के रोग फैलते हैं जो बहुत ही ज़्यादा डेडली होते हैं। और इन अपशिष्टों की प्रभावशीलता तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब इनको केयरफुली हैंडल नहीं किया जाता। तो उस केस में ये बहुत ज़्यादा फैल भी जाते हैं और इनसे रोगों की आवृत्ति में भी वृद्धि होती है। तो इसको अगर अच्छे से मैनेज नहीं करते हैं तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं ये इस डायग्राम से हम लोग समझ सकते हैं। तो इसमें जो पहला है, इनमें जो विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े होते हैं उनके द्वारा रोगों का प्रसार होता है। इसमें जो दूसरा नुकसान है वो स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही ज्यादा वल्नरेबिलिटी है क्योंकि इन गंदगियों में बहुत सारे कीड़े मकोड़े और जानवर पाए जाते हैं। जो इसका तीसरा प्रभाव है कि इन कचड़ों में बहुत ही ज्यादा बदबू होती है और विभिन्न प्रकार की मक्खियां पाई जाती हैं जो रोगों की संवाहक होती हैं। चौथा इसका प्रभाव है कि इससे ग्रीन हाउस गैसें भी उत्सर्जित होती हैं जिनका पर्यावरण पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जो पांचवा इसका प्रभाव है वो
जल स्रोतों को प्रदूषित करना है। और छठवां इसमें है ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन या भूमिगत जल का प्रदूषण। कहीं पे अगर कचरा जमा हो किसी भी एरिया में पर्टिकुलर, तो ये कचरे फैल फैल के जो स्रोत हैं उन स्रोतों में इकट्ठा होते जाते हैं और उनको प्रदूषित करते जाते हैं। और साथ ही जब वर्षा के दिनों में जब पानी इस पे बरसता है तो वो पानी फिर कुछ केमिकल्स को लेके नीचे लीच करता है और वो ग्राउंड वाटर के टेबल तक पहुंच जाता है। तो इस तरह से सरफेस वाटर भी पोल्यूटेड होता है और साथ ही साथ ग्राउंड वाटर भी पोल्यूटेड होता है। तो ये ऐसे प्रभाव हैं कि यदि सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल को अच्छे से मैनेज ना किया गया तो इस तरह के दुष्परिणाम हमको झेलने होते हैं, और ये अक्सर शहरी क्षेत्रों में होता है। और यह अर्बन वेस्ट डिस्पोजल भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। क्यों? क्योंकि इंडिया में औसतन एक आदमी 0.7 किलोग्राम वेस्ट पर डे जनरेट करता है, और भारतीय नगरों की अगर बात करते हैं तो यह आंकड़ा प्रति वर्ष 62 मिलियन टन हो जाता है। तो इस 62 मिलियन टन कचरे को कैसे व्यवस्थित करना है, ये अपने आप में एक बड़ी समस्या है। तो जो भी मेट्रोपॉलिटन शहर हैं, जो बड़े शहर हैं जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु, इनका मैक्सिमम कचरा मैनेज कर दिया जाता है। भारत में कई जगहों पे जैसे लखनऊ में है, पुणे में है, ये सॉलिड वेस्ट कचड़े के ट्रीटमेंट प्लांट खोले गए हैं। इन ट्रीटमेंट प्लांट्स में इन कचड़ों से गैस बनाई जाती है और साथ ही साथ कंपोस्ट भी बनाया जाता है। तो यह एक पुणे का बायोडिग्रेडेबल प्लांट का ये एक इमेज है जहाँ पे बायोडिग्रेडेबल कचड़े हैं उनसे खाद का उत्पादन किया जाता है। अब इसमें एक केस स्टडी करते हैं हम लोग दौराला की। ये दौराला एरिया मेरठ के नज़दीक में स्थित है और 2003 से पहले इसकी सिचुएशन बहुत ही दयनीय हुआ करती थी। कारण क्या था कि यहाँ पे जो भूमिगत जल है, भूमिगत जल में बहुत ज़्यादा हैवी मेटल्स पाए जाते थे और ये बेतरह प्रदूषित हुआ करता था। और इसका जो मुख्य कारण है उस क्षेत्र में लगे हुए उद्योग धंधे थे। तो यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज थी, इनका जो अनट्रीटेड वाटर हुआ करता था वो रिस रिस के परकोलेट करके ग्राउंड वाटर को कंटामिनेट या प्रदूषित किए हुए था। इसी में एक एनजीओ ने डोर टू डोर सर्वे कराया और लोगों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी इकट्ठा की और उस पर एक रिपोर्ट तैयार किया। वहाँ के लोगों में स्वास्थ्य की भीषण समस्याएं पाई गई। तो इन सब केसेज को देखते हुए दौराला के जो इंडस्ट्रियल ऑफिशियल हैं, जो उद्योगों के बड़े बड़े अधिकारी थे, एनजीओ थे और गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स थे, इन सब ने एक मीटिंग की और मीटिंग में दौराला के पारिस्थितिकी उद्धार के लिए प्रयासरत रहने का संकल्प लिया। वहां जो भी उपस्थित थे उन लोगों ने यहाँ पे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को कम करने पे बल दिया। तो बेसिकली जो इंडस्ट्रीज हैं, इन लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया कि जो भी इकोलॉजी का डिटीरियोरेशन हो रहा है, जो पारिस्थितिक अवक्षरण हो रहा है, उसको कम किया जाए। और इसके अंतर्गत यहाँ पे जो ओवरहेड वाटर टैंक की कैपेसिटी थी वो बढ़ाई गई और एक्स्ट्रा 900 मीटर पाइपलाइन बिछाया गया ताकि लोगों को सेफ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। और इसके साथ जो वहाँ तालाब पाया जाता था वो सिल्ट के कारण भर गया था, तो उसका जो सिल्ट था वो निकाला गया और उसके निकालने से यहाँ पे ग्राउंड वाटर का रिचार्ज भी होने लगा और रिचार्ज के साथ साथ जो रिचार्ज की कैपेसिटी थी वो बढ़ गई। इस क्षेत्र में बहुत सारे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के स्ट्रक्चर तैयार किए गए ताकि मानसूनी समय में ग्राउंड वाटर का रिचार्ज प्रॉपरली किया जा सके। और इनके साथ ही साथ 1000 वृक्ष लगाए गए ताकि पर्यावरणीय दशाएं बेहतर हो सके। अब इसमें जो नेक्स्ट इश्यू है वो है रूरल अर्बन माइग्रेशन। तो ये हमने प्रवास पढ़ा हुआ है। तो प्रवास के विभिन्न प्रकारों में एक प्रवास है ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की तरफ प्रवास। तो ग्रामीण क्षेत्र बेसिकली ये प्लेस ऑफ ओरिजिन हुए या उत्पत्ति या उद्गम स्रोत हुए, और प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन जो शहर हैं, जो बड़े बड़े नगर हैं, वो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन हुए या गंतव्य स्थल हुए। तो ये बेसिकली प्रवास क्यों होता है ये हमने पुश और पुल फैक्टर के रूप में डिस्कस किया था। तो भारत में ये जो इश्यू है, ये ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की तरफ प्रवास, तो इनका कारण बहुत सारा है और इनके कारणों में रख सकते हैं कि अर्बन एरिया में लेबर की बहुत ज़्यादा डिमांड है। दूसरा, लो जॉब अपॉर्चुनिटी इन रूरल एरियाज। तो ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के संसाधनों की कमी रहती है और साथ ही साथ लोग बेहतर जीवन ढंग को प्राप्त करने के लिए शहरों की तरफ प्रवास करते हैं और इन शहरों का प्रवास भी बड़े शहरों की तरफ अधिक हो रहा है। कारण क्या है कि बहुत ही जो छोटे और मध्यम क्रम के शहर हैं उनके में ये आजीविका के साधन या जो अवसर है वो कम पाए जाते हैं। इसलिए भारत में नगरों का प्रवास ग्रामीण क्षेत्रों से बड़े बड़े नगरों की तरफ अधिक होता है। अब इसकी एक केस स्टडी करते हैं।
तो केस स्टडी में जो रमेश नाम के व्यक्ति की कहानी है कि वो ये वेल्डर है और कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता है कंस्ट्रक्शन साइट पे तालचेर पे, उड़ीसा में है ये, पिछले 2 सालों में। लेकिन जब वो अपने गांव से बाहर निकला तो कई जगह जैसे सूरत, मुंबई, गांधीनगर, भरूच, जामनगर और कई जगहों पे उसने मूव किया। सबसे पहले वो लुधियाना गया जहाँ होजरी के फैक्ट्री में काम करता था। फिर वहां से ये कई सारे शहरों से होता हुआ फिर फाइनली इसने वेल्डिंग काम सीखा और अपने परिवार को प्रतिवर्ष 20,000 रुपये भेजता था। उससे इनके परिवार की स्थिति काफी हद तक सुधर गई। लेकिन इसके प्रवास होने से पहले इनकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी और उस कंडीशन में इनके भाई और परिवार ये पूरे 3 एकड़ जमीन पे ही खेती बाड़ी करते थे और परिवार के ऊपर बहुत ही ज्यादा कर्ज था। उसकी पढ़ाई क्लास 9th स्टैंडर्ड के बाद छूट गई क्योंकि जिम्मेदारियां बढ़ गई और उसी में उसकी शादी हो गई। तो इस सब कारणों से बहुत ही ज़्यादा समस्याग्रस्त ये परिवार था। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला, बाहर निकलने के बाद स्थितियां कुछ सुधरती गई। तो इसमें जो रेमिटेंस भेजते हैं लोग अपने घर वालों को, उनके कारण उनकी स्थिति में परिवर्तन होता गया। तो प्रवास का ये बहुत बड़ा कारण है कि कोई भी जो कमाने के योग्य है, जो वर्क करने के योग्य है, वो बाहर जाता है और वो अपने पूरे परिवार को रेमिटेंस भेजता है। अब इन्हीं प्रॉब्लम्स में एक प्रॉब्लम है स्लम की या मलिन बस्तियों की। तो मलिन बस्तियों की समस्या बेसिकली नगरीय क्षेत्रों में ज्यादा है और वो भी बहुत अधिक है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र नगरीय क्षेत्रों से एकदम अलग होते हैं। उनकी सामाजिक सांस्कृतिक विशेषता, आर्थिक विशेषता, ये सारी एक दूसरे से पृथक पाई जाती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्पेस का अभाव नहीं होता है लेकिन नगरीय क्षेत्रों में स्पेस का अभाव है। तो इस स्पेस के अभाव के कारण मलिन बस्तियों की उत्पत्ति होती है। नगरीय क्षेत्रों के अंतर्गत जो माइक्रो रीजनल वेरिएशन पाए जाते हैं, एक तरफ हम देख सकते हैं कि शहरों में बड़े बड़े फार्म हाउस और हाई इनकम ग्रुप की लोकेलिटीज हैं जिसमें बहुत ही ज्यादा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ रहता है। पेयजल की सुविधाएं, स्ट्रीट लाइट्स, सफाई और स्वच्छता की सुविधाएं, ये सब कुछ रहती हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो बहुत ही ज्यादा गरीब एरियाज हैं, ये स्लम्स और झुग्गी झोपड़ी और जो कच्चे घरों के एरिया होते हैं उनको लिया जाता है। तो ये अर्बन एरिया के वेरिएशन को प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो स्लम्स की प्रॉब्लम है बेसिकली ऐसे लोगों से बनती है जो ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में प्रवास करते हैं। लेकिन शहरों के जो मकानों के बहुत ज़्यादा किराए होते हैं या ज़मीन की कीमतें बहुत महंगी होती हैं, ये अफोर्ड नहीं कर पाते और इसीलिए झुग्गी झोपड़ियों में ये रहना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये झुग्गी झोपड़ियाँ क्या हैं, कैसे होती हैं, इनको समझते हैं हम। तो स्लम्स बेसिकली ये डायग्राम है, इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि रेजिडेंशियल एरियाज ऑफ लिस्ट चॉइसेस, जो टूटे फूटे घर, छप्पर, ये ऐसे बने रहते हैं जहाँ पे बहुत ही पुअर हाइजेनिक कंडीशन होती है, स्वास्थ्य की दशाएं, सीलन वाले मकान, वेंटिलेशन नहीं होता, गंदगी भरी रहती है और यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर या जो सफाई, स्वच्छता और शौचालय वगैरह की जो सुविधाएं होती है ऑलमोस्ट नहीं होती हैं। तो इसको हम देख सकते हैं, ये घर है ये, और ये कचड़े और गंदे घर और सीलन लगे युक्त घर। तो मनुष्य इन अमानवीय दशाओं में रहने के लिए अभिशप्त होता है यहाँ पे। और यहाँ पे रहने वाले जो लोग होते हैं इनका पेमेंट बहुत लो होता है और जो हाई रिस्क वाला काम करते हैं और साथ ही पूरे नगरीय अर्थव्यवस्था का अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, इन पे गरीबी बहुत अधिक होती है और उस गरीबी के कारण यहाँ पे नशीली दवाओं का चलन होता है, साथ ही साथ अपराध, गुंडागर्दी होती है, पलायन होता है, इनमें उदासीनता होती है और अंततः वो सामाजिक रूप से बहिष्कृत समझे जाते हैं। तो इस तरह की भौतिक और मानसिक समस्याएं स्लम्स में रहने वाले लोग फेस करते हैं। तो इसका एक उदाहरण हम समझते हैं धारावी से। तो धारावी एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है जो मुंबई में स्थित है और इसको देख सकते हैं हम, ये मुंबई में ये धारावी का एक इमेज है और उस इमेज में ये दूसरे इमेज में इसको बड़ा करके तो ये देख सकते हैं कि गलियां कितनी पतली हैं, किस तरह के मकान वो टीन शेड और मिट्टी के और किस तरह से बने हुए हैं और इनमें पर्याप्त असुविधाएं हैं। तो जो सबसे बड़ा रोड है इसको कहा जाता है 90 फुट रोड, जो इसका मुख्य रोड है, लेकिन उसमें भी बड़ी बस गाड़ियां वो नहीं जा पाती और वर्तमान में इसमें भी अतिक्रमण होके ये बहुत ही ज्यादा कंजस्टेड हो गया है और कुछ इसमें गलियां इतनी पतली हैं कि उसमें साइकिल लेके भी आदमी मूव नहीं कर सकता और इनमें रहने वाले लोगों की संख्या इतनी अधिक है कि कभी कभी एक कमरे में 10 या 12 लोगों का परिवार रहता है। ये ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें न वृक्ष है, न छाया है, गार्बेज चारों तरफ फैला हुआ है, साथ ही साथ जो गंदे जल के क्षेत्र है वो वहां पे पानी स्थिर रूप से पड़ा हुआ है और जो गंदी
कई जगहों पे रहने वाले कीड़े मकोड़े और जानवर होते हैं वो यहाँ पे निवास करते हैं। लेकिन इन क्षेत्रों में रहने वाले लोग बहुत सारे उत्पादन करते हैं, सेरेमिक्स का, पॉटरी का, जरी का काम करते हैं। जरी के साथ साथ लेदर गुड्स, हाई फैशन गारमेंट्स, मेटल का वर्क करते हैं, गहने का काम करते हैं, जो धनी लोगों के घरों में बहुत शौक से खरीदे जाते हैं। लेकिन इनके बनाने वाले लोग किस तरह की पुअर और पैथेटिक सिचुएशंस में रह रहे हैं। और ये जो धारावी का एरिया है, बेसिकली ये समुद्र के किनारे का भाग हुआ करता था कभी, जो कि फील्ड ऑफ वेस्टेज, जो कचड़े डाल डाल के इसको भर दिया गया। और प्रारंभ में जो गरीब लोग थे, जो मार्जिनलाइज्ड क्लास के लोग थे, वो वहां पे निवास करना शुरू किए और धीरे धीरे इसका विस्तार होता गया। अब बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे तैयार किए जा रहे हैं कि इस मलिन बस्ती का पुनरुद्धार किया जा सके। और हाल ही में अभी 2023 में अडानी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, जो अडानी साहब की कंपनी है, इसने लगभग 5060 करोड़ के ठेके के रूप में इसको पुनरुद्धार करने का बिड जीता है। और ये अभी वर्क उस तरह से शुरू नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि इस मलिन बस्ती का उद्धार किया जा सके। अब इसमें जो नेक्स्ट इश्यू आता है वो दैट इज लैंड डिग्रेडेशन, या भूमि का निम्नीकरण, यानी भूमि की जो गुणवत्ता है वो उसकी क्षमताओं में ह्रास होना। तो ये बेसिकली दो रीजन है इसके। एक तो लिमिटेड अवेलेबिलिटी है, और इस लिमिटेड अवेलेबिलिटी पे जनसंख्या का दबाव बहुत ही ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। और साथ ही साथ इसकी क्वालिटी जो है भूमि की वो डिटीरियोरेट कर रही है या कम हो रही है। और इसके जो कारण हैं, तो प्रमुख कारणों में हम देख सकते हैं कि मृदा अपरदन है, जल भराव है, जल भराव के साथ लवणीकरण है, और मृदा में क्षारीकरण है। तो ये सारे कारण होते हैं लैंड डिग्रेडेशन के। तो जो भी प्रोसेस होते हैं भूमि गुणवत्ता के ह्रास के, यदि हम उनको देखते हैं तो मोटे तौर पे इनको दो रूपों में रखा जा सकता है। एक है भौतिक कारक और दूसरे है मानवीय कारक। तो जो भौतिक कारक की बात करते हैं हम, तो भौतिक कारकों में बेसिकली जो गलिड एंड रिवाइंड लैंड, जो नदियों द्वारा काट काट के उत्खात स्थलाकृति बनाई जाती है। दूसरा कारण है मृदा का भूमि के ऊपर मरुस्थल का विस्तार, और ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में हो सकता है और तटीय क्षेत्रों में होता है, जहां सागरीय तरंगे बालू को तट पे निक्षेपित करती हैं। इसी तरह से जो बैरन और रॉकी एरिया हैं, जो चट्टानी क्षेत्र हैं, जिनमें मनुष्य का कोई योगदान नहीं है, भौतिक कारकों के द्वारा बनते हैं, जहां पे बहुत ही ज्यादा स्टीप स्लोप हो। और जो ग्लेशियल एरियाज हैं, ग्लेशियल के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ था कि वहाँ मोरेन्स होते हैं, बड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं। तो उन सब एरियाज में जनरली भूमि की गुणवत्ता बहुत कम होती है, और यही कारण है कि ये प्राकृतिक कारणों के द्वारा इस तरह से निर्मित होते हैं। अब जब मानवीय कारकों की बात करते हैं, तो मानवीय कारकों में जो डिग्रेडेशन होता है उसमें वाटर लॉगिंग और मार्सी एरियाज, जो अत्यधिक सिंचाई के क्षेत्र हैं, जहाँ पे नहरों का विस्तार है, उन नहरी विस्तार में जो लोलैंड्स हैं वो भर जाते हैं। तो ये वाटर लॉगिंग हमने देखा था गंगा नहर कैनाल के केस में। इसी तरह से जो अल्केलिनिटी और सेलिनिटी, जो लवणीयता और क्षारीयता का प्रभाव पड़ता है, तो वो भी मानव के क्रियाकलापों से। और साथ ही साथ मनुष्य बहुत सारे जमीन को साफ कर चुका है, तो उन साफ किए गए जमीनों में जो झाड़ियों से, वृक्षों से रहित होती हैं, ऐसी जमीनों को हम ले सकते हैं। और इनके साथ साथ जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन के एरिया होते हैं, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने के बाद जो जमीन बची रहती है वो लगभग अनुपजाऊ जमीन होती है। तो ऐसी जमीनें हैं, या बड़े बड़े जो प्लांटेशन क्राफ्ट्स होते हैं उनके जो डिग्रेडेड लैंड है, इसके साथ जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट हैं, चारागाह हैं डिग्रेडेड, तो इन सब कारकों को हम लोग मानवीय कारकों के रूप में रख सकते हैं। तो जमीन की गुणवत्ता में इन कारकों के कारण भी कमी आई है। अब इसका केस स्टडी करते हैं हम लोग। तो केस स्टडी में एक झाबुआ डिस्ट्रिक्ट आता है मध्य प्रदेश में, और ये वेस्टर्न मोस्ट एग्रो क्लाइमेटिक जोन में इसको लिया जाता है। और ये क्षेत्र बेसिकली आदिवासियों के द्वारा निवासित है, और इन आदिवासियों में भी जो सबसे बड़ी आदिवासी समूह है वो है भील। तो ये क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन हुआ, साथ ही साथ फॉरेस्ट का डिग्रेडेशन हुआ। और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन के कारण यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गरीबी आई, क्योंकि ये अपने संसाधनों को प्रयोग कर सकने की स्थिति में नहीं थे। अब इस क्षेत्र में जो वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम है, इसके बारे में भी हमने पढ़ा है कि छोटा सा कोई एरिया लेके और उसको
डेवलप करने का प्रयास होता है रीजनल प्लानिंग वाले चैप्टर में। तो इसमें जो दो मंत्रालय थे, एक ग्रामीण विकास और दूसरा कृषि मंत्रालय, तो इन दोनों के सहयोग से यहाँ पे वाटर शेड प्रोग्राम प्रारंभ किया गया और सक्सेसफुली यहाँ पे इम्प्लीमेंट भी किया गया। और इन सरकारी प्रयासों के साथ साथ यहाँ राजीव गांधी मिशन फॉर वाटर शेड मैनेजमेंट, इसके अंतर्गत इस पूरे झाबुआ डिस्ट्रिक्ट का लगभग 20% एरिया व्यवस्थित किया जा सका है। अब इन्हीं क्षेत्रों में कुछ क्षेत्र ऐसे जैसे कि पेटलावाट ब्लॉक है, यहाँ पे एक गांव है करावाट विलेज, और कलवाट में सतरुंडी एक हैमलेट है, छोटा सा पुरवा है। तो वहां के जो लोग थे, इन लोगों ने अपने प्रयासों से उस पूरे क्षेत्र को रिवाइटलाइज या पुनर्जीवित किया। और इस पुनर्जीवित में इन्होंने क्या क्या प्रयास किए, सबने एक एक पेड़ लगाए जो कॉमन प्रॉपर्टी थी उसमें, और कॉमन प्रॉपर्टी में ही इन्होंने चारा की फसलें बोई और चारागाह डेवलप किए। और सोशल फेंसिंग ये एक सामूहिक प्रयास का उदाहरण होता है जिसके कारण भूमि की उत्पादकता बढ़ी। तो इस कॉमन प्रॉपर्टी में एक समस्या आई कि वहां जो ग्रामीण थे, ग्रामीणों ने इसको इंक्रोचमेंट करना शुरू किया, और फिर स्थानीय प्रशासन की सहायता से इस जमीन के बदले में दूसरी जगह जमीन मिली इनको। इन्होंने सामूहिक प्रयास से अपने भूमि निम्नीकरण को काफी हद तक कम किया। और ये इमेज जो शो कर रहा है, वो इमेज शो कर रहा है कि ये सामूहिक प्रयास है भूमि को समतल करने का। तो इस केस स्टडी से हम ये समझ सकते हैं कि छोटे छोटे आदिवासी समुदाय भी भूमि संरक्षण में कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।